हेलो एंड नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज से हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का, यूपीएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट आर एस शर्मा एंशियंट हिस्ट्री। यस, हम आर एस शर्मा हिस्ट्री को बिल्कुल क्रैश से कवर करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है उसका हिस्ट्री का सिलेबस। और हिस्ट्री का सिलेबस जितना इंपॉर्टेंट है उतना वास्ट भी है। और इस वास्ट सिलेबस को कवर करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, सिर्फ और सिर्फ हम कोर बुक्स पे डिपेंड नहीं रहेंगे। हम क्लासेस के बेसिस पे चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए, क्लियर करते हुए फिर हम उसको आगे डील करेंगे। तो यहां पर हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है आपका एंशियंट हिस्ट्री। और एंशियंट हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे दैट इज हड़प्पा सिविलाइजेशन, और उससे भी पहले की जो सिविलाइजेशन है उसका हम थोड़ा सा इंट्रो करेंगे। ठीक है, वैसे मैं सबसे पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन को पहले पढ़ाता हूं, उसके बाद जो आपका प्री हिस्ट्री का जो टॉपिक्स है जिसमें आपके स्टोन एज की जो टॉपिक्स है उनको हम अलग से किसी दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट कोर आइडिया ऑफ द सिलेबस, दैट इज सबसे पहले हम यहां पे समझेंगे कि जो हिस्ट्री है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और वो कैसे आपको समझनी चाहिए जब हम बात करते हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पास्ट। ठीक है, पास्ट को सिस्टमेटिकली समझने के लिए जिस मेथड का, जिस सोर्स का, या ये कह लो जिस आइडिया का यूज हम कर रहे हैं दैट इज हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री मतलब इट हैपेंड ऐसा हुआ था। तो यहां पर हिस्ट्री का कोर मतलब हमें समझ में आता है। और इसके बाद हम यहां पे बात करते हैं कि जो हम हिस्ट्री यहां पे पढ़ने वाले हैं वो हमारा 3 पार्ट में होता है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो हमें यहां पे डील करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई हेरोडोटस को हम फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। ही इज नोन एज अ फादर ऑफ हिस्ट्री। वाई हम उनको फादर ऑफ हिस्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्रीक हिस्टोरियन, जोग्राफिकर दोनों थे। और यहां पर इन्होंने क्या करा था, इन्होंने सिस्टमैटिक कलेक्शन, इनका जो सबसे बड़ा रोल है वो है आपका सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ द पास्ट। और ये चीज जो है हिस्ट्री का बहुत कोर फाउंडेशनल वैल्यू है, जिसके बिना हम हिस्ट्री को अचीव नहीं कर सकते, हिस्ट्री को हम नहीं क्रैक कर सकते। तो यहां पर हिस्टोरियंस जो आइडियाज का यूज करते हैं, जिस चीज के बेस में पास्ट का पता लगाते हैं, उसके लिए कोई ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। और ऑथेंटिक सोर्स को कलेक्ट करने का जो तरीका है वो खुद हिस्ट्री ही है। ठीक है, सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ हिस्ट्री। तो यहां पर ग्रीक हिस्टोरियन, जोग्राफर फ्रॉम द ग्रीक सिटी ऑफ हेलिकार्नस, ये हेलिकार्नस से थे। ये जो आपकी हिस्ट्री है ये क्या बताती है? सबसे पहले जो हिस्ट्री है वो बताती है स्पेसिफिक डिटेल्स। ठीक है, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन, इलस्ट्रेशंस और सोसाइटी में उस समय की जो लाइव्स है, उस समय की जो वेलबींग्स है, उस समय की जो हैपनिंग्स है, उनका नोटेबल डॉक्यूमेंटेशन हमें देखने को मिलेगा। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो डिस्क्रिप्शन उस टाइम पे, उस समय के किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्म में हुआ होगा, वो हिस्ट्री के कैटेगरी में आएगा। तो हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग क्यों है? वो इस वजह से क्योंकि उस समय की लाइव्स, उस समय की सोसाइटी, उस समय का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल सिस्टम, हर चीज को आप प्रॉपर तरीके से क्या कर पाते हो, अंडरस्टैंड कर पाते हो बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, आगे हम बात करते हैं। देखो यहां पर जब हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो बेसिकली जो आपका हिस्ट्री है वो हम पढ़ते हैं इस तरीके से 3 मेन सीक्वेंस में। लेकिन इसके अलावा भी ऐसे कुछ इवेंट्स जो डॉक्यूमेंट नहीं हुए,
ठीक है, जिनके बारे में डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास नहीं है, हमारे पास उनका कोई ऑथेंटिक रिटर्न सोर्स नहीं है, तो वो भी हिस्ट्री है। लेकिन हम यहां पे बात करते हैं, सबसे पहले जो आपका हिस्ट्री है वो आपका प्री हिस्ट्री। ठीक है, तो एक है आपका प्री हिस्ट्री, और इसके बाद इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक। ठीक है, नॉट सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंटेड, ये सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा जो हिस्ट्री का मेजर फोकस करते हैं दैट इज आपका एंशियंट, देन वी हैव मेडिवल, देन वी हैव मॉडर्न। तो हम यहां पे हिस्ट्री के इन तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स को स्टडी करते हैं, समझते हैं, उनकी इवेंट्स, उनकी सोशियो पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस, हर चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले प्री हिस्ट्री का मतलब क्या है? ये वो हिस्ट्री विच इज नॉट डॉक्यूमेंटेड, इनके बारे में ज्यादा जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो रॉक एडिक्ट्स, रॉक पेंटिंग्स। ठीक है, रॉक एडिक्ट्स एंड पेंटिंग्स, स्पेशली जो रॉक पेंटिंग्स है वो हमें सबसे ज्यादा मिलती है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पेंटिंग्स है जिनके बारे में हम अभी नाम ले सकते हैं वो है आपका भीमबेटका। ठीक है, तो ये जो रॉक पेंटिंग्स है उस समय की समाज के बारे में बहुत कुछ बताती है। क्लियर हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, लेकिन जितना भी मिलता है हमें उस समय के समाज के बारे में जानने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर टाइम बिफोर रिटन रिकॉर्ड्स, प्री हिस्ट्री इज द हिस्ट्री विच इज रिकॉर्डेड बियॉन्ड द राइटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, जब राइटिंग और डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स नहीं होते थे उस समय के जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्शन है, जिस भी तरीके से कलेक्शन हुआ होगा वो सारा का सारा आपका प्री हिस्ट्री में काउंट होता है। ठीक है, तो यहां पर सोसाइटी के अंदर ये चीजें ओरल ट्रेडिशन के बेसिस पे भी हो सकती थी। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो हमें दिखाई देते हैं वो हमें बताते हैं किस तरीके से सोसाइटी के अंदर जो भी हैपनिंग्स हुई है, ठीक है, उनके बारे में हमारे पास डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में हिस्ट्री नहीं है, लेकिन जो भी है जैसे कि भीमबेटका की कुछ पेंटिंग्स है वो हमें उस समय के समाज के बारे में काफी क्लियर कट बताती हैं। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हम यहां पे देख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब कभी हम बात करते हैं, ठीक है, प्री में क्वेश्चन आया था 2017-2018 में कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्री हिस्ट्री का वो क्या है। भाई सबसे पहली चीज मैंने बताई कि रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, जो भी है आपकी लाइफ और जो भी एक्टिविटीज थी, सोशल एक्टिविटीज थी उनकी, वो एज अ पेंटिंग की फॉर्म में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो भीमबेटका इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप अजंता एलोरा की केव्स में जाओगे तो वहां पे आपको कुछ केव्स ऐसी मिलेंगी जहां पे भी कुछ उनकी लाइफ की, डेली लाइफ की पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। तो यहां पर रिटन रिकॉर्ड्स का ना होना पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा, ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड को हम स्टोन एज की कैटेगरी में डालते हैं, और यहां पर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, कैल्कोलिथिक, ठीक है, न्यूलिथिक, और इसके अलावा फिर हम आपके पास आते हैं ब्रॉन्ज एज में। तो इस तरीके से जो हिस्ट्री का जो सीक्वेंस है वो हमें ये समझाता है। ठीक है, ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट था कि हमें एंशिएंट हिस्ट्री और उससे पहले के इवेंट्स का प्रॉपर सीक्वेंस हमें मिल सके। इसके बाद इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपके रैप्स टाइप के जो हथियार होते थे, ठीक है, जैसे कि स्टोन एज को स्टोन एज इसलिए बोला जाता है क्योंकि मोस्टली उस टाइम पे स्टोन को एज अ हथियार यूज करा जाता था, चाहे वो ब्रैप्स के फॉर्म में हो, चाहे वो हैंडल एक्स के फॉर्म में हो, तो जिस भी फॉर्म में हो वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो राइटिंग्स यहाँ पर डेवलप हुई थी, बट राइटिंग कुछ ऑफिशियल नहीं थी। राइटिंग एक तरीके से केव्स की जो पेंटिंग्स है जो उनकी डेली लाइफ को कहीं ना कहीं पिक्चराइज करती है, तो वो चीज हमें आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो हिस्ट्री का जो अगला पार्ट है प्री के बाद जब आप आओगे तो वो है आपका प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, तो प्रोटो हिस्ट्री का वो जो आपका जो टाइम पीरियड है, ठीक है, ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलता है कि राइटिंग रिकॉर्ड तो है लेकिन वो इनकम्प्लीट है, वो एज अ आर्कियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कंप्लीट नहीं है, वो
कुछ ना कुछ बातें बताती हैं, लेकिन वो हमें कहीं ना कहीं पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देती है। तो इस तरीके से अगर हम यहां पर डिस्कस करें तो यहां पर हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका नेक्स्ट जो टाइम पीरियड है वो है आपका 3500 बीसी से लेकर 1500 बीसी के बीच में। ये वो टाइम पीरियड है जिसको हम दुनिया की 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन के साथ स्टडी करते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दैट इज व्हाट इज सिविलाइजेशन। तो यहां पर हम नेक्स्ट जो हम टॉपिक में मूव कर रहे हैं दैट इज द सिविलाइजेशन। और यहां पर हम सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो दुनिया के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करना तो बनता है। तो सबसे पहले जो सिविलाइजेशन है दैट इज मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है जिसके बारे में हमें काफी कुछ रिटन रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं। ठीक है, 19th सेंचुरी में यहां काफी सारी डिस्कवरीज हुई थी। ठीक है, और मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है उसकी जो हिस्ट्री है हमें 3500 बीसी से देखने को मिलता है। इसके बाद आपका मिलेगा इराक, आज के टाइम पे इराक और ईरान के जो रीजन्स है उससे बिलोंग करता है। जो दूसरा जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। ये कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस हैं। ठीक है, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो जो आपको इंडियन सबकॉन्टिनेंट में देखने को मिलेंगी। ठीक है, और इसका जो टाइम लाइनिंग है अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग टाइम लाइनिंग के बारे में बताते हैं, लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक टाइम लाइनिंग है जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं 3300 बीसी से लेकर ये आपका तकरीबन 1400 बीसी तक इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आपकी कई स्टेजेस में देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद आपके इजिप्शियन। ठीक है, इजिप्शियन जो आपकी सिविलाइजेशन है उसका भी जो टाइम पीरियड है वो आपका 2700 बीसी के आसपास मिलेगा, मतलब कंटेम्प्रेरी है। ठीक है, इंडिया में अगर मैं बात करूं तो हड़प्पा सिविलाइजेशन की कई सारी स्टेजेस हैं। ठीक है, आपका सबसे पहले प्री हड़प्पन, मिचौर हड़प्पन, लेट हड़प्पन, तो वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहां पर जो लास्ट है वो है आपका, ठीक है, हान सिविलाइजेशन। ये थोड़ी सी नई है कंटेम्प्रेरी इन तीनों के बेसिस पे, जो आपकी चाइना में बिलोंग करती है। इन चारों में बस ये ही थोड़ी कंटेम्प्रेरी लेटेस्ट है, बाकी इन तीनों का जो टाइम लाइनिंग है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। और ये तीनों इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि दुनिया के अंदर जो सिविलाइजेशन आपको देखने को मिलेगी, ह्यूमन लाइफ के अंदर जो ग्रोथ देखने को मिलेगा, यहां पे बहुत बेटर तरीके से आप ग्रोथ को देख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट जो सिविलाइजेशन है दैट इज वी हैव हड़प्पा सिविलाइजेशन। और हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे तो उससे पहले हमें समझना होगा कि सिविलाइजेशन एक्चुअली में है क्या, किस चीज को हम सिविलाइजेशन के तौर पे कंसीडर कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इन सिविलाइजेशन के बारे में, तो इन सिविलाइजेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो सिविलाइजेशन का मतलब क्या है, जिसके अंदर कांस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब कांस्टेंट एवोल्यूशन भी हम इसको बोल सकते हैं, कांस्टेंट एवोल्यूशन एंड ग्रोथ। ठीक है, और इस ग्रोथ में इनका एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, ट्रेड हो गया, राइटिंग एंड सिटी लाइफ हो गई, राइटिंग एंड सिटी लाइफ एंड कल्चरल एंड रिलीजियस ग्रोथ। और ये जो ग्रोथ है ये कांस्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज टू बी नोटेड दैट इज कांस्टेंट ग्रोथ। ऐसा नहीं है कि पहले हुआ बाद में नहीं हुआ। सिविलाइजेशन में जो भी ग्रोथ है, आप एक चाहे मेसोपोटामिया को देखो, चाहे आप हड़प्पा को देखो, चाहे इजिप्शियन को देखो, इनके अंदर जो ग्रोथ हो रही है वो ग्रोथ कांस्टेंट है, वो लगातार हुई है। और एक टाइम के बाद इस ग्रोथ ने काफी मतलब कुछ ग्रोथ इस तरीके से आप देख सकते हो इन तीनों सिविलाइजेशन में, इस तरीके से चीजें आपको ग्रोथ करती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये वो टाइम था जब सिविलाइजेशन का पीक पॉइंट है। तो जैसे कि हम बात करते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड के बारे में, तो 2600 बीसी से लेके आपका 1900 बीसी के टाइम पीरियड पे सिविलाइजेशन ने इस पीक को टच करा था, जिसके अंदर सोशल, कल्चरल, ट्रेड, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हर तरीके के डेवलपमेंट आपको यहां पर दिखाई देंगे। और एक सिविलाइजेशन जिस तरीके से ग्रो करना चाहिए
उस पैटर्न में ग्रो करता हुआ आपको दिखाई देगा, चाहे वो राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस करें, चाहे वो इनके सोसाइटी कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करें, चाहे वो रिलीजियस या पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के बेस में डिस्कस करें, एक टाइम पर ये आपका ग्रो भी हुआ होगा और एक टाइम के बाद ये डाउनफॉल भी देखने को मिलेगा। तो सिविलाइजेशन जो है वो आपकी ग्रो भी हुई है और उसका डाउनफॉल भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर हम डिस्कस कर चुके हैं दुनिया की 4 अर्ली सिविलाइजेशंस के बारे में। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं और इसके स्टेजेस के बारे में डिस्कस हम यहां पे करेंगे। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं बेसिकली भाई इंडस रिवर के पास है। ठीक है, अच्छा आपने एक चीज नोटिस करा होगा कि दुनिया की जिन सिविलाइजेशंस के बारे में मैंने डिस्कस करा, चाहे वो आपका हड़प्पा हो, चाहे वो मेसोपोटामिया हो, चाहे वो आपका इजिप्शियन हो और चाहे वो आपका हान सिविलाइजेशन हो, इन सब में एक कॉमन चीज है, वो है आपका इनका ग्रो होना किसी रिवर के आसपास, किसी बैंक ऑफ रिवर के आसपास। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा हम इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करें, जैसे कि हम बात करते हैं आपका हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो ये जो सिविलाइजेशन है वो इंडस और रावी रिवर के आसपास ग्रो हुई है। ठीक है, वहीं आप इसकी कंटेम्परेरी मेसोपोटामिया को देखोगे तो मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है उसकी जो ग्रोथ है वो आपकी यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर के आसपास हुई है, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर के आसपास हुई है। वैसे ही अगर आप जाओगे नेक्स्ट वाली जो सिविलाइजेशन है दैट इज इजिप्शियन, तो इजिप्शियन को अगर आप देखोगे तो ये आपकी नील रिवर के आसपास हुई है। वैसे ही अगर आप जाओगे हान सिविलाइजेशन, ये आपके येलो रिवर, ठीक है, येलो एंड यांगसी रिवर के आसपास हुई है। तो सिविलाइजेशन का ग्रो होना, रिवर के पास ही ग्रो होना, तो कुछ तो चीज ऐसी थी जिस वजह से इन सिविलाइजेशन का ग्रो और इन नदियों के पास होना बिल्कुल कंफर्म देखा गया। तो ये एक बहुत कॉमन चीज है, अगर आप देखोगे तो आपको समझने को मिलेगा कि कोई भी सिविलाइजेशन है इन चारों में से, इवन बाद में जो बहुत सारे एम्पायर्स आए हैं उनमें भी आप देखोगे कोई ना कोई किसी ना किसी नदी का या किसी ना किसी वाटर ट्रिब्यूटरी का बहुत बड़ा रोल है। तो यहां पर हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, हड़प्पा या मोहिंजोदारो या इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो अगर आप देखोगे तो कितनी ज्यादा ब्रॉड आपको देखने को मिलेगी। तो इसको समझने के लिए हम कुछ इस तरीके से एक माइंड मैप को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये जो सिविलाइजेशन है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और टाइमलाइन है इसकी 3300 बीसी से लेके, ठीक है, और 1400 बीसी तक ये लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करते थे। इसका मतलब ये है कि 1800 बीसी के टाइम के आसपास इनके डिक्लाइनिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका था और बहुत सारे वेरियस अलग अलग रीजंस अलग अलग हिस्टोरियंस के द्वारा दिए जाते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं कि ये जो सिविलाइजेशन है ये आपकी कितनी ज्यादा एक्सटेंड कर रही थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अगर मैं नॉर्थ की जोन में बात करूं तो नॉर्थ में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है वो है आपकी मांडा, ये आपकी पड़ेगी जम्मू कश्मीर में। ठीक है इंडिया। इसके बाद अगर आप जाओगे वेस्ट, ठीक है, वेस्ट में ये आपकी कहां तक फैली हुई थी, सुरकोटदा, ठीक है, एंड सोरतुघई, अफगानिस्तान में है सोरतुघई, यहां तक इसका एक्सटेंड था। ठीक है, वैसे ही अगर आप जाओगे पाकिस्तान का लखारा डिस्ट्रिक्ट, वहां पे आपको मोहिंजोदारो, ठीक है, आमरी, हड़प्पा, इस तरह की जो लोकेशन है आपको देखने को मिलेंगी। इधर आप जाओगे साउथ में, तो साउथ में जो सबसे मोस्ट लोकेशन है वो है आपका दायमाबाद विच इज इन महाराष्ट्र। एंड ईस्ट में अगर आप देखोगे तो ईस्टर्न जो लोकेशन है वो है आपका
आलमगीरपुर विच इज इन यूपी। सो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो सिविलाइजेशन थी कितनी ज्यादा ब्रॉड, कितनी ज्यादा एक्सटेंड कर रही थी। तो यहां पर हम इस सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं कि डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे पता चला सभी को, और कैसे इस सिविलाइजेशन के अलग अलग स्टेजेस में इसने ग्रो करना कंटिन्यू रखा। तो यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले तो इसका जो है आपका जो डिस्कवरी है वो कैसे होती है। तो डिस्कवरी के बारे में जब हम बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है डिस्कवरी, तो इसकी जो डिस्कवरी होती है सबसे पहले 1827 में, इसको डिस्कवरी नहीं बोल सकते, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर थे चार्ल्स मैसन। ठीक है, चार्ल्स मैसन, भाई इनका क्या हुआ कि ये अपने काम से बहुत एग्जॉस्ट हो चुके थे, तो इन्होंने क्या किया, एक विदाउट इंफॉर्मेशन एक सडन ब्रेक ले लिया, और सडन ब्रेक के लेने के बाद वो आपका ये पहुंचे कहां पर, ये पहुंचे आपका इंडियन सबकॉन्टिनेंट का वेस्टर्न, ठीक है, वेस्टर्न पॉइंट दैट इज इन मोहनजोदारो। और यहां पर इनको एक काफी बड़ा, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है बाय द वे मैं बता दूं, उसको बोलते हैं मोल्ड ऑफ डेड। आप इसको हर बुक में देख सकते हो, स्पेशली इन एनसीईआरटी ओल्ड एंड न्यू। तो यहां पर मोल्ड ऑफ डेथ या मृतकों का टीला, तो इन्होंने सोचा कि इस पे हम काम करेंगे, क्योंकि इनको आर्कियोलॉजी में काफी इंटरेस्ट था। तो लेकिन इतने में क्या किया गया, इनको बुला लिया गया और इस पे कोई काम नहीं हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट आप देख पाओगे वो है आपका 1852 में, जब पाकिस्तान में रेल रोड पे काम शुरू हुआ, तो रेल रोड क्रू ने बाय मिस्टेकन कुछ ब्रिक्स का, ठीक है, ब्रिक्स का यूज कर दिया फॉर मेकिंग द रोड्स। ठीक है, ब्रिक्स वर यूज्ड। तो ये दूसरा टाइम था। इसके बाद हम आगे देखें तो आगे हमें देखने को मिलेगा कि 1862 अलेक्जेंडर कनिंघम ये बनते हैं एएसआई के डायरेक्टर। फर्स्ट डायरेक्टर बनते हैं एएसआई के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और 1875 में इनके सबऑर्डिनेट, इनके पास, ठीक है, इनके जो एक इंग्लिश सबऑर्डिनेट है, कुछ हड़प्पा के स्टेलाइट बीट्स लेकर आते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम उस टाइम पे काम कर रहे थे, ही वॉज वर्किंग ऑन India's ancient history by using the sources of Chinese and Buddhist blogs, Chinese and Buddhist travel blogs। बेसिकली है क्या, 1921 में हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में लोगों को पता चला। उससे पहले यह माना जाता था कि दुनिया की जो एंशियंट सिविलाइजेशन है वो मेसोपोटामिया, इजिप्ट है, लेकिन इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सबसे पहले अगर कोई एग्जिस्ट कर रहे थे वो आर्यंस कर रहे थे। ठीक है, ये हम सभी के सामने एक बहुत बड़ा मिथ था कि इंडिया के सबसे जो पुराने एक्सटेंट जो लिविंग ह्यूमंस है वो आर्यंस हैं। लेकिन 1921 में हड़प्पा सिविलाइजेशन का जिस तरीके से लोगों को पता चला, उसने इस मिसकंसेप्शन को हटा दिया, खत्म कर दिया। ठीक है,
तो 1862 अलेक्जेंडर कनिंघम बिकेम द डायरेक्टर ऑफ एएसआई। 1875 में एक सबऑर्डिनेट उनके पास कुछ हड़प्पा के स्टेलाइट बीट्स लेकर आते हैं, जिसपे अलेक्जेंडर कनिंघम ने इंटेंशनली कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और वो एक तरीके से इस पे रिसर्च करने के लिए इन्हीं सोर्सेस का यूज करते रहे, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत आइडियोलॉजी थी और जिसके बेस पे हम देख सकते हैं कि अलेक्जेंडर कनिंघम को कभी भी हड़प्पा के बारे में क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ, बिकॉज ही वॉज यूजिंग रॉन्ग सोर्सेस, ठीक है। इस थ्योरी को एनसीईआरटी में आप अलेक्जेंडर कनिंघम कंफ्यूजन करके पढ़ सकते हो, या व्हाई ही बिकेम कंफ्यूज, व्हाई ही रिमेन कंफ्यूज, इस तरीके से थ्योरी आपको मिल जाएगी। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में आपको पता चलता है, ठीक है। तो इसके बाद आप देखोगे यहां पर नेक्स्ट जो आपके एएसआई के डायरेक्टर बनेंगे वो है आपके जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, और इसकी जो ऑफिशियल डिस्कवरी कैसे होती है, ऑफिशियल डिस्कवरी को 1924 में बाय जॉन मार्शल के द्वारा देख सकते हैं, लेकिन इसमें काम बहुत पहले चल रहा था। तो 1921 हड़प्पा की डिस्कवरी होती है, विच इज नियर बाय रावी रिवर, ठीक है। यस, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोकेशंस है उनकी जो नियर बाय रिवर्स है वो भी इंपॉर्टेंट है, और मोस्टली कंफ्यूजन ये रहती है कि भाई हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों इंडस वैली सिविलाइजेशन से, तो ये इंडस के आसपास ही रही होंगी, नहीं। हड़प्पा बेसिकली इंडस की जो ट्रिब्यूटरी है रावी, उसके पास मिलती है, ठीक है। 1921 बाय दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, a prominent archaeologist, historian, the team member of John Marshall। 1922 मोहनजोदाड़ो की डिस्कवरी होती है, जो पाकिस्तान के लखारा डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। पाकिस्तान लखारा डिस्ट्रिक्ट और नियर बाय इंडस रिवर। और फाइनली ऑफिशियल डिस्कवरी इन 1924। इसमें बहुत सारे अलग अलग हिस्टोरियंस का भी रोल है, ठीक है, जिसमें डॉक्टर एच.एस. वत्स ये भी इसी टीम का पार्ट थे। तो टाइम टू टाइम हड़प्पा के बहुत सारे लोकेशंस के बारे में दुनिया को पता चलता रहा। तो खास बात क्या है हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, सबसे पहले जब भी हम हड़प्पा सिविलाइजेशन को देखते हैं तो हमें उसके कुछ सील्स देखेंगे, और इन सील्स में, ठीक है, कोई ना कोई जानवर जो है वो आपको दिखाई देगा। तो इनके जो सील्स हैं हड़प्पा के, अगर आप सील्स को देखोगे तो सील्स के अंदर कुछ इसके डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं जो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। पहली बात, सबसे पहले ये कोई एनिमल मोटिव को शो करेगा। दूसरा, पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, और तीसरा अनडेस्पर्ड। अभी तक हम इसको डिकोड नहीं कर पाए हैं, और ज्यादा जो राइटिंग है वो कुछ इस तरीके से है, राइट टू लेफ्ट। तो इस तरीके से जब हम बात करते हैं हड़प्पा की सबसे मेन फीचर जो हमें उसके सील्स में देखने को मिलता है, ठीक है, 2021 में इसी में से क्वेश्चन आया था प्री यूपीएससी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनिमल मोटिव, पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन एंड अनडेस्पर्ड। तो हड़प्पा के जो सील्स है वो बहुत छोटे छोटे हैं, ऐसे छोटे छोटे साइज के सील्स मिलेंगे आपको, ठीक है, और ये 3 सिग्निफिकेंस के साथ आपको मिलेंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हड़प्पा का जो आपका सिविलाइजेशन है, ठीक है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है भाई, इंडस रिवर के पास है, हमें पता है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया एंड पाकिस्तान और ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान तक मिलेगा आपको, ठीक है।
फर्स्ट एवर अर्बन, एक्चुअली में इसमें जो वर्ड यूज होना चाहिए था वो था आपका प्लान्ड अर्बन सेंटर, प्लान्ड अर्बन सेंटर, यस, इट वॉज वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल प्लान्ड, ठीक है। टाउन्स जो है आपके वेल प्लान्ड आपको देखने को मिलेंगे और वेल एग्जीक्यूटेड। तो यहां पर सिटी प्लानिंग जो है काफी अच्छी थी, वो हम सारी चीजें पढ़ेंगे जब हम मोहनजोदाड़ो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर जो हड़प्पा है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो है, यहां पर इनके ब्रिक्स के कुछ स्पेशल साइज होते थे। जैसे कि इनके ब्रिक्स के बारे में बात करें तो इनका जो ब्रिक्स का साइज होता था वो कुछ इस तरीके का होता था, ठीक है। हाउसेस जो है आपके बेक्ड ब्रिक्स के बने होते थे और 2 स्टोरीज या 1 स्टोरी बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। बहुत डिटेल में हाउसिंग प्लानिंग इनकी काफी अच्छी थी, ठीक है। इसके अलावा इनका पास मेजरिंग टूल्स, जो चीजें हमें मिली है वो सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से जब हम बात करेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में इस इंट्रो के बाद, तो हम इसके डिटेल्स में इसके बारे में बात करेंगे। तो ये हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। दुनिया की 4 मोस्ट प्रोमिनेंट सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, टिग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर के पास, एंशिएंट चाइना, हांग हो येलो रिवर के पास, इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर और रावी रिवर के पास, इजिप्शियन सिविलाइजेशन नील रिवर के पास। तो ये दुनिया की 4 सिविलाइजेशन और ये चारों रिवर्स के पास आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद वी विल बी एंटरिंग इन द टॉपिक दैट इज हड़प्पा सिविलाइजेशन।